हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में। चलिए आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड से अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रेखीय समीकरण। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 और उसके साथ उदाहरण भी। तो बस देखते हैं इस 2.2 के अंदर कौन से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय 2 और उसकी प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब ये कथन लिखा हुआ है। इस कथन को समीकरण में बताना है और समीकरण को हल करके आंसर लाना है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का योग 15 है। एक संख्या, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलिए भाई, अब हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 15 है ना। यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो क्या है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों में जरूरी क्या होता है? इन क्वेश्चनों में जरूरी होता है भाई हमारे क्वेश्चन को अरेंज करना। तो चलिए सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे होते हैं? बहुत इजी तरीके से अरेंज होते हैं भाई क्वेश्चन। चलिए यहां पे लिखते हैं हल। हल लिखेंगे माना जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ्स में एक्स होता है। हम लिखेंगे माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? या माना वह संख्या x है तो थोड़ा जमेगा, ये हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या, ऐसा लिखेंगे। माना पहली संख्या, ऐसा लिख लो। माना पहली संख्या x है ना। तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? है ना, दूसरी से 5 अधिक है तो ये हो जाएगी 5 अधिक, है ना। 5 अधिक है। हम करेंगे कि उन दोनों का योग। तो सबसे अच्छी बात ये लिख देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब तो जानते हो ना। प्रश्न अनुसार का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दिया है। तो प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 5, मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 15 दिया है। ये हो गया 15। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 15। तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर, मैंने क्या बताया था याद रख लो, इंट्रोडक्शन जरूर देखा करो। अगर प्लस होता है तो बराबर के उधर जाके माइनस, माइनस है तो बराबर के उधर जाके प्लस, भाग है तो बराबर के उधर जाके गुणा, और गुणा है तो बराबर के उधर जाके भाग। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे जो प्लस 5 है वो उधर जाके माइनस में चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो गया 10। ठीक है। अब देखिए x के पास 2 जो है वो गुणा में है तो उधर जाके कितना हो जाएगा? x बराबर 10/2, तो 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना हो गया? 5, है ना। x बराबर 5 हो गया। अब अगर मैं यहां पे वो संख्या को रख के देखता हूं तो 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 3 5 मिला के 15 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः पहली संख्या कितनी है? 5, तथा दूसरी संख्या मतलब कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या 5 प्लस 5 बराबर हो गया 10। तो 10 और 5 मिला के हो गया 15। तो यहां पर हमारा हो गया आंसर पूरा कंप्लीट। और हमने आंसर में भी लिखा कि भाई देख लो, जो हमसे दो संख्या पूछी थी तो वो पहली संख्या हो गई 5 और दूसरी संख्या हो गई 10। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो आपको भी क्वेश्चन इसी तरीके से अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से होले होले सहलाते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन उदाहरण का जो था वो कंप्लीट होता है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -8/3 के दुगने से एक अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। मतलब -8/3 के दुगने से एक अधिक में क्या घटाएं कि 2/7 मिले। वही बात, माना, हल लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे माना
माना x को घटाने पर, माना x को घटाने पर, यहां लिखेंगे माना, है ना, माना x को घटाया जाए, या ऐसा भी लिख सकते हैं दुगने अधिक में से क्या घटाएं, तो माना वह संख्या x है, या लिखेंगे माना x को घटाया जाए, है ना, माना x को घटाया जाए, ऐसा भी लिख लेंगे, माना x को घटाने पर, प्रश्नानुसार, 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 ठीक है, मतलब -8/3 के दुगने से एक अधिक में क्या घटाएं, तो x घटाएं, तो क्या मिला 2/7। आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन आया ना समझ में। देखो -8/3 के दुगने से एक अधिक में x घटाएं तो 2/7 मिल जाता है, बस इतनी सी बात थी। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, आप थोड़ी सी समझदारी रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहली बात, 8 दूनी 16, तो माइनस का 16/3, 2 का 8 में गुणा कर दिया, प्लस 1 माइनस का 1 2/7। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, अब मैं जैसा बता रहा हूं, जैसा करता जा रहा हूं वैसा वैसा देखते जाओ, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूं उनको सॉल्व करने के लिए ताकि आप लोग क्या करो, ये जब सॉल्व हो जाएगा ना तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ये हो जाएगा -16, ये जो इसके पास 1 है, 3 का गुणा यहां कर दीजिए और पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, इसको कहते हैं एलसीएम लेना, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -x बराबर 2/7। बोलो आया है समझ में। देखो क्या करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये है माइनस का 16/3 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये माइनस का 16 और ये जो 3 है ना, ये 3 सबके नीचे आ जाएगा, तो 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 का जब 1 में भाग देंगे मतलब 3 एकम 3 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यही चीज बन जाएगी ना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, तो यहां पर ये चीज बन जाएगी। अब क्या करेंगे, 16 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13/3। ध्यान रखना एक चीज और मेरी समझना कि यहां पर -16 है और यहां पे प्लस का 3 है, यहां पे -16 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के साथ अगर माइनस होता है ना तो आंसर में उस संख्या के साथ माइनस भी होगा। छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में ही समझाता जा रहा हूं, आप चाहें तो उनको नोटेड करते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। क्या करा, देखिए 16 में से 3 को घटाया, तो 16 में से 3 को घटाया तो कितना आया 13, जो कि माइनस का आया, 3 मेरे साथ ही था, -x बराबर 2/7। अब क्या करना है, अब मुझे एक काम करना है, अब -x को आप बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, और 2/7 जो है वो प्लस का है, वो उधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए तो माइनस का 13/3 माइनस का 2/7 बराबर x। बोलो आया समझ में। कुछ नहीं किया है मैंने क्या करा है, प्लस का 2/7 है, इसको बराबर के इधर ले आया तो माइनस का 2/7 हो गया, माइनस का x से बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। यहां तक सबका स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है, यहां तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहली बात आती है इनका क्या करना, एलसीएम लेना। बहुत ईजी है, क्या करोगे, 7 का 3 में गुणा किया तो 7 या 21, क्या करा 7 का 3 में गुणा किया तो 21, है ना। 13 का 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 13 गुणा 7 और 2 गुणा 3 बराबर x, ये हो गया, ठीक है। 13 सत्ते 91 होता है, तो माइनस का 91 और 2 तिया 6, 21 बराबर x, ठीक है ना। अब 91 और 6 कितना होता है, 91 और 6 होता है 97, कितना हो जाएगा, माइनस का 97/21 बराबर x। ये मेरे पास में वो संख्या आ गई, है ना। अब आप कहोगे कि अब कैसे पता कि वो संख्या यही है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x का मान -97/21 आया है, तो क्यों ना हम एक बार यहां पर इसको रखते हैं
क्या वो 2/7 के बराबर आ रही है? अगर आ जाता है तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। मतलब मैंने यहीं क्यों रखा? अब आप बोलोगे सर आपने यहीं क्यों रखा? देखिए आप यहां रखते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, यहां रखते तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, है ना। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर मैं ऐसी जगह रखूं ताकि इनको सॉल्व करने पे 2/7 मेरा आंसर आना चाहिए। अगर 2/7 आ जाएगा ना तो मैं बिंदास कह सकता हूं कि भाई मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको हम करेंगे उत्तर की जांच करना। तो उत्तर की जांच एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। देखो मैं ये भी कह रहा हूं हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं, इंसान हो जाती है, लेकिन एक बार चेक करके तो देखें, क्योंकि भाई हमने तो अभी क्लियर किया है, आपके सामने किया है, तो हो सकता है कि कहीं अगर मेरा दोनों पक्ष बराबर आ गए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल सही है। लेकिन उसको चेक करने के लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मेरा आंसर क्या बिल्कुल ठीक है। तो चलो एक बार रख के देख लेते हैं, आपको यह भी पता पड़ जाएगा कि रखते कैसे हैं। तो चलिए बिल्कुल बिना देरी किए हुए -13/3 माइनस का -97/21 और यह है 2/7। इन दोनों को सॉल्व करके 2/7 मुझे लाना है, ठीक है ना। तो -13 + 97 यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 21, है ना। 21 एलसीएम आएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 21 भी आता है, तो जो बड़ा होता है वो आ जाएगा। 7 3 के पहाड़े में 21 कितनी बारे में आता है? 7 में, और 7 का जब यहां पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91, तो ये हो जाएगा 91 प्लस 21 21 ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। हो गया। ये तो 21 का 21 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का 97 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 97 ही आएगा। तो अब 97 में से हम लोग क्या करेंगे? इसको कर देंगे माइनस, किसको? 91 को। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा 6/21, 6/21 आ जाएगा। अब 6/21 जो आ जाएगा उसको हम लोग 3 के पहाड़ से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21। देखिए 2/7 आ गया ना, तो ये 2/7 आ गया यहां पर x के मान को रखने पर। तो मेरा जो आंसर है x बराबर -90/97/21, ये मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। बिना किसी टेंशन के आप लोग अपने आंसर को लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाय चांस अगर एग्जाम में हम लोग करते हैं और कभी देखिए एग्जाम करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं तो जल्दबाजी में हो सकता है कि हम कोई चीज छोड़ दें। लेकिन मैंने उसको बताया कि अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो हमने चेक करने का भी एक मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि यहां पर x की वैल्यू वापस से रख दो। अगर वो इसके बराबर आ गया 2/7 के तो मैं बोलूंगा कि हां मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसकी परिमिति 30 मीटर है, तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताऊं कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो अगर 3 और 2 अगर आपको लिखा हुआ है तो समझ लीजिए अनुपात में लिखा है तो हमको वहां पर x मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हल माना हल माना आयत की लंबाई 3x तथा चौड़ाई कितनी है? 2x है। ये हमको दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या दिया है? परिमिति का मतलब होता है परिमाप। आयत की खासियत होती है, क्या होता है कि अगर ये वाली भुजा अगर 3x है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 3x। अगर ये 2x है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, ठीक है ना। आयत का मतलब क्या होता है? आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं जो आयत जैसे होते हैं। जैसे हमारा बोर्ड, ये भी तो आयत है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। और आप लोग जिस कॉपी से अभी पढ़ रहे हो वो भी एक आयत का उदाहरण है। तो ठीक है, तो ये हो गया आयत। हाँ, आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का प्लस। क्या होता है? चारों भुजाओं का प्लस। लेकिन यहां पर दो भुजाएं एक जैसी होती है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3x + 3x 2x + 2x। तो मैं 2 को अगर मैं ऐसा लिख लूं तो 2 × 3x + 2 × 2x, तो मैं 2 को बाहर निकाल लूंगा तो हो जाएगा
3x प्लस 2x, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए आयत का परिमाप लिखेंगे आप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, जो कि हमें दिया हुआ है 30 मीटर बराबर 2, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। ठीक है ना, लंबाई हमारी 3x है, चौड़ाई हमारी 2x है। अब ये 2 को नीचे ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा 5x। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों x x की संख्या है। ठीक है ना, तो x x वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5, 7 में x आ गया, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पे कर सकते हैं कि 2 के पहाड़े में जो 30 है वो कितनी बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में 30 आता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 15 बराबर हो जाएगा 5x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 15/5, तो 5 तिया 15, तो x का मान कितना हो गया? 3 मीटर। x का मान आ गया। अब हमें निकालना है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, तो लंबाई कितनी है भाई? लंबाई दी थी 3x, तो 3x की जगह पे मुझे मान रखना है 3 × 3, तो 3 तिया 9 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई मुझे निकालना है, तो चौड़ाई कितनी दी हुई थी? 2x, तो हो जाएगा 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6 मीटर। तो यहां पर आयत की लंबाई और चौड़ाई मुझे पता पड़ गई। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई को प्लस करो, है ना। मतलब चलिए आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मैं अगर इसका आंसर 30 के बराबर ले आया तो समझिए कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपने देख लिया, चलो मैं अब इसको हटा रहा हूं। आप मेरा वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने तो मिटा दिया, हम तो उतार ही नहीं पाए, तो आप पीछे करके देख लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये 30 है बराबर 9, और यहां पे 3x आया था 9 + 6। ठीक है, तो 9 और 6 कितना होता है ना, कितना? 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 15, तो 2 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 बराबर 30। मैंने कहा था ना, तराजू दोनों क्या हो गए? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब हम लोग अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं तो हमारा, समझ लीजिए कि हमको बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि अब तो हमारे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो यह हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है जूली की मां की वर्तमान उम्र जूली की वर्तमान उम्र से 3 गुने से 1 वर्ष कम है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग 29 वर्ष था तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? चलिए सबसे पहले देखिए, मैं आपको इन तरह के क्वेश्चनों में एक लॉजिक बताता हूं कि जूली की मां और जूली और उसकी मां की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मां तो बड़ी होगी, तो इसलिए उनकी उम्र में तिगुना चुगना होगा। लेकिन जूली जो होगी ना, वो मां से तो छोटी होगी, तो जो छोटा होगा ना उसको x मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल पे, हम लिखेंगे माना जूली की वर्तमान आयु, माना जूली की वर्तमान आयु कितनी है? x है, वर्तमान आयु x है। ठीक है ना, तो जूली की मां की आयु हम लिखेंगे मां की आयु, मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? देखिए जूली की आयु के तिगुने से 1 वर्ष कम, तिगुने से 1 वर्ष कम, तो इनकी जूली की मां की आयु आ जाएगी, है ना। अब आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए जूली की मां की आयु, वर्तमान आयु, है ना, जूली की वर्तमान आयु के तिगुने से 1 वर्ष कम, यहां तक हो गया, है ना। अब लिखा है 5 वर्ष पहले उनमें उम्रों का योग। अब लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले
जूली की आयु 5 वर्ष पहले जूली की आयु मतलब x माइनस 5 तथा मां की आयु देखिए पहले की बात कर रहा हूं ना, पहले की बात कर रहा हूं इसलिए 5 माइनस हुआ। 5 वर्ष बाद अगर करता तो 5 को प्लस करता, लेकिन मुझसे क्या बोल रहे 5 वर्ष पहले तो माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 5। ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न अनुसार का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दोनों की आयु का योग मतलब x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 6 बराबर 29, ये हो गया। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, ये 5 और 1 6, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको ये दोनों x के मान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, तो यहां कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और ये -5 और -6 दोनों माइनस की हैं। -5 और -6 होगा तो प्लस, देखो -5 और -6 होगा तो माइनस, लेकिन मतलब होगा तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या यहां पर 6 है। तो माइनस का 11 बराबर 29, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब माइनस का 11 है उसको यहां भेज देंगे। चलिए भेज देते हैं। 11 बोलेगा भाई मेरे को मेरे वाले के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 29 प्लस 11, तो 4x, तो ये 29 और 11, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। अब x के पास 4 गुणा में है, नीचे चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा 4, कैंसिल होके 10, तो x बराबर हो गया 10। तो भाई अभी जूली की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जूली की वर्तमान आयु है ना, जूली की वर्तमान आयु हमको पता पड़ जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, तथा मां की वर्तमान आयु, तो यहां जो वर्तमान आयु यहां से निकलेगी तो हो जाएगी 30 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, तो हो जाएगा 29 वर्ष। तो मतलब जूली की आयु 10 वर्ष और जूली की मां की आयु 29 वर्ष हो गई। तो यहां पर दोनों की आयु हमने निकाल ली है। हमें क्या निकालना था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो भाई जूली की वर्तमान आयु 10 वर्ष और उनकी मां की वर्तमान आयु 29 वर्ष। तो देखा क्वेश्चन को कैसे जमा कर हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे, और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि भाई कैसे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले एक सरल समीकरण बनाते हैं। सरल समीकरण के अंदर x 2 बार आ सकता है, लेकिन यहां पर x के अलावा दूसरा चर नहीं आ सकता है, इसलिए यह कहलाता है एक चर वाला रेखीय समीकरण। तो यहां पर यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझने वाला है। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसके उत्तर तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या दिया हुआ है, बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। ठीक है ना। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम है, ठीक है ना, तो उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपए है। तो प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्या, यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने से 2 कम है। देखिए यहां पर अगर जिसमें तिगुना लग रहा है तो हम मानेंगे कि भाई बंटी के पास सिक्कों की संख्या जो है वो सोनू से ज्यादा है। इतना तो आप समझ गए ना। देखो क्या लिखा है, यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास सिक्कों की संख्या से तिगुने से कम है, 2 गुना कम है, मतलब बंटी के पास सिक्के जो है ना वो सोनू के पास तिगुने से 2 कम है। ठीक है ना, मतलब बंटी के पास जो सिक्के हैं वो ज्यादा है, सोनू के पास कम है। तो मैंने क्या बताया, जो कम है उसको x ले लेंगे। तो हम लिखेंगे माना
माना सोनू के पास सिक्के एक्स हैं, ठीक है ना, माना सोनू के पास सिक्के एक्स हैं। अब यहां पर हम तो बंटी के पास कितने हो जाएंगे, बंटी के पास सिक्के, बंटी के पास सिक्के हो जाएंगे, देखो तिगुने से 2 कम, ये बंटी के पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप बताइए आगे की आप लोग क्या रूपरेखा बनाएंगे। तो अगली जो लाइन आएगी ना वो क्या लिखेंगे हम लोग, सोनू के पास सिक्कों की संख्या, तो सोनू के पास सिक्कों की जो संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी, इसमें हमारे पास जो 5 रुपए जो थे वो गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और उसके पास जो बंटी के पास कितनी हो जाएगी, तो बंटी के पास सिक्कों की संख्या वो कितनी थी, वो थी हमारी 2 रुपए की, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2। चलिए अब ये हो गया इतना काम। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मतलब 5x प्लस 2 गुणा 3x माइनस 2 बराबर कितना है, कुल कितना दिया है 51। चलिए ये हमारा एक रेखीय समीकरण बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को, मतलब ये कोष्ठक है, ये इसको ओपन करेंगे। तो ये खुलता कैसे, जब 2 का अंदर गुणा होगा। तो चलिए इसको खोलते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 6x। देखिए 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 51, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, x माइनस 4 बराबर 51, ठीक है। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 51 प्लस 4, क्योंकि माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 11x बराबर 55। तो x बराबर 11 के पास x जो है, मतलब x के पास जो 11 है वो गुणा में है, तो बराबर के उधर जाके काय में हो जाएगा भाग में। तो 11 11 11 पंजे 55, तो x बराबर कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे सोनू के पास जो सिक्के हैं वो कितने हैं, सोनू के पास सिक्कों की संख्या 5 इंटू 5 मतलब 25 है ना। और उसके बाद यहां पर जो बंटी है उसके पास कितने हो जाएंगे, देखिए बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 5 रुपए के कुल सिक्के हैं। तो बंटी के पास कितने हो जाएंगे, मतलब सिक्के 5 रुपए के 5 सिक्के हो जाएंगे। और उसके बाद जो यहां पर बंटी की जो संख्या है, यहां पे अगर आप बंटी की जगह लिख देंगे तो यहां पे बंटी के पास जो सिक्कों की संख्या है वो आपकी निकल जाएगी। हमने x किसको लिखा था, माना सोनू के पास x सिक्के हैं, तो x के मतलब कितने सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे। तो 5 में हम लोग यहां पे पता पड़ जाएगा कि सोनू के पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सोनू के पास सिक्कों की सिक्के, सोनू के पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, ठीक है ना। सोनू के पास 5 सिक्के हैं तथा बंटी के पास तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 माइनस 2, तो 5 दिया 15, तो 15 में से 2 गया तो 13, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हम लोगों ने दोनों के सिक्कों की संख्याओं को क्या कर लिया, हमने 5 दिया 15, 15 में से 2 गया, मतलब 2 गुना कम थी। तो उसके पास जो 2 रुपए के जो सिक्के हैं, अगर हम ऐसी बात करें तो यहां पर आराम से पता पड़ जाएगा कि 2 रुपए के पास उसके 13 सिक्के हैं और 5 रुपए के पास उसके 5 सिक्के हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों को पता पड़ गया कि उनके पास सिक्के कितने कितने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर
हमने पूरा हिसाब लगाया कि भाई किसके पास कितने सिक्के हैं, तो भाई 5 रुपए के इसके पास 5 सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के उसके पास 13 हैं। तो यहां पर हमने दोनों क्वेश्चनों को, मतलब जो हमने क्वेश्चन को जो पूछा था, हमने उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने क्या बोला, मैथ्स में जिसका कुछ नहीं होता उसका एक्स होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना हुआ संख्या, हल लिखेंगे माना हुआ संख्या, माना हुआ संख्या क्या है, एक्स है, माना हुआ संख्या एक्स है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्रमागत क्या होती है। जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत संख्या है, ठीक है ना, ये क्रमागत संख्या है। तो आपने देखा है कि क्रमागत जब भी एक के बाद 2 जोड़ता हूं तो एक विषम संख्या आती है। क्या पूछा था, विषम संख्या, विषम संख्या दिख रहा है ना। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर 3 में 2 को जोड़ूं तो फिर एक विषम संख्या आ रही है, 5 में 2 को जोड़ूं तो फिर एक विषम संख्या आ रही है। मतलब एक जो विषम संख्या है, मतलब हर बार 2 को जोड़ने पर हर विषम संख्या मेरे पास आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या हो गई, माना पहली संख्या लिख लेंगे x है ना, 3 पूछी है ना, तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए हर विषम में 2 को प्लस, तो पहली संख्या x हो गई, उसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, उसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 2 तथा तीसरी संख्या x प्लस 2 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। या आप डायरेक्ट x प्लस 4 भी कर सकते हो। क्या, अगर आप पहली संख्या में 4 जोड़ते हो, मतलब देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7, अगर एक में आप 4 जोड़ते हो तो विषम संख्या क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। तो डायरेक्ट आप एक के साथ 4 भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर अब मुझे 3 क्रमागत विषम संख्या पूछी थी, तो अब ये मेरे पास आ गया। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 93। ये प्रश्न अनुसार था। अब x कितने हैं, 1 2 3, तो 3x, 2 और 4 6 बराबर 93। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 93 माइनस 6, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने यहां पर 93, ये 6 प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग जब करेंगे तो हम लोग 93 में से 6 को माइनस करेंगे। तो चलिए 93 में से 6 को माइनस करते हैं, तो 93 और ये 6 है, तो 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बचेगा 7, और यहां से हमने एक उधार लिया था तो यहां हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 87, ठीक है ना, 87 आ गया। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 87, और यहां हो जाएगा 3 से 87 कितनी बार में कटेगा, चलिए यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो x बराबर हो गया 29। कैसे आया देख लीजिए, ये 87, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 29, ठीक है ना। तो भाई पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई, यही लिख देते हैं हम x बराबर, थोड़ा सा x बराबर 87/3, तो हो जाएगा x बराबर 29। तो पहली संख्या हो गई, पहली संख्या 29, दूसरी संख्या 29 प्लस 2,
तो 30 और 31, ठीक है। और तीसरी संख्या विषम संख्या है, ठीक है ना। तीसरी संख्या यहां हो जाएगा 29 + 4, 30, 31, 32, 33, ये आ गई। मतलब संख्या हो गई 29, 31 और 33। और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती है, तो यह हमारे पास विषम संख्या भी निकल के आ गई, जो कि आपके सामने मैंने लिख दी। तो कितना आसान है क्वेश्चनों को सॉल्व करना। बस आपको थोड़े से क्वेश्चन के अंदर लॉजिक देखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से देखिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब हमारी यहां पे प्रश्नावली 2.2 चालू होती है। इसके पहले हमने जो एग्जांपल किए थे वो हो गए खत्म। हमें दिया है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल, हम लिखेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखा है, किसी संख्या के आधे में, तो किसी संख्या के आधे में 1/4 को घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है ना। किसी संख्या के आधे में, तो आधे में आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। किसी संख्या के आधे में 1/4 को घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो यह भी समीकरण बन सकता है। तो आपने x का 1 में गुणा कर दिया तो यही बन गया, ठीक है ना। तो क्लियर है ना ये चीज। चलिए यहां हो गया ये क्लियर। अब क्या करेंगे, -1/4 को आप उधर भेज दो, तो 1/8 + 1/4, ठीक है ना। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे, देखो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 का गुणा यहां और 8 का गुणा यहां, तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 1 में, 8 का गुणा 1 में, 8 चौको 32, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x/2, 8 और 4 12, तो 12/32, 12/32, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, अब 12 और 32 कौन से पहाड़े से कैंसिल हो सकता है, कैसे, देखिए 4 तिया 12 और 4 8 32 या 8 चौको 32, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा वहां कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3/8 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। ये मेरी वो संख्या निकल के आ गई है ना। तो यहां पर हमने वो संख्या निकाल ली, क्या था, x/8 बराबर 12/32, तो 4 तिया 12, 4 8 32, 3/8 हो गया। ये 2 भाग में था, उधर जाके गुणा में हो गया, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 3/4 आ गया। लेकिन अब कभी कभी आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो एक काम करते, पहले तो आप इसको देख लो, मैं अगर आंसर 1/8 के बराबर ले आता हूं तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। मैंने तो लिख दिया भाई वह संख्या, हम लिखेंगे वह संख्या 3/4 है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग यहां पर x की जगह क्या रखते हैं, 3/4 गुणा में 1/2 था, -1/4 था, 1/8 लाना है, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 1/4 बराबर 1/8, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था कि 8 और 4, अगर 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो जो बड़ा होता है ना उसको ले लेते हैं, ये हो गया 8। अब देखिए 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 8 का मतलब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 में, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और यहां पे 1/8 चल ही रहा था।
3 में से 2 जाएंगे तो 1/8 बराबर 1/8। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हमारे दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज करी ये भी आपके सामने है और यहां पर हम लोग आंसर को भी ले आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां होता है खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है फिर से एक क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें यह नहीं बोला है कि आप लंबाई और चौड़ाई को क्या क्या लेना है, हमें तो बस इतना बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, कुछ भी मान लो, चाहे आप लंबाई को x मान लो चाहे आप चौड़ाई को x मान लो। तो हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर है ना, तथा चौड़ाई है ना, तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो 5 का अंतर है तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। मीटर हटा दो, अभी मीटर मत लगाओ, ये हो गया। माना आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई, मतलब क्या बोला था, दोनों में 5 का अंतर है तो भाई मैंने 5 का अंतर कर दिया। अब क्या बोला है, परिमिति। हम जानते हैं आयत की परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का जो परिमाप होता है ना वो होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप, जो कि हमको दिया है 110। यहां लिख देंगे 110 बराबर 2, यहां पे लिखेंगे x प्लस x माइनस 5। ये है ना, ये लंबाई x है और चौड़ाई x माइनस 5 है। आप 2 को नीचे लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा 110 बटा 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 5। x 2x और माइनस 5 साथ में। 110 को आप लोग भाग दे दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, आ गया 55। चलो तो ये हो जाएगा 55 बराबर 2x माइनस 5। ये हो गया। अब 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का, तो हो जाएगा 2x बराबर 55 प्लस 5, क्योंकि यहां पर 5 क्या था, माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया, 60। 55 प्लस 60 होता है। अब x के पास 2 गुणा में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 60 बटा 2, तो 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया, 30 मीटर। ठीक है ना। अब क्या है भाई, आयत की लंबाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई हो गई 30 मीटर तथा चौड़ाई जो हो गई वो 5 का अंतर था तो 30 माइनस 5 मतलब हो गई 25 मीटर। ठीक है ना, 5 का अंतर था तो ये 30, 5 का अंतर हो गया तो वो 25 हो गई। ठीक है ना। अब आप 30 और 25 को प्लस करके 200 गुणा करोगे ना, देखो 30 और 25 को प्लस करके 2 से गुणा करोगे तो वो 110 के बराबर ही आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 30 और 25 कितना होता है, 5 और 55, तो 55 दूनी 5 दूनी 10 की जगह है, 5 दूनी 10 और 11, 110 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट भी लगा के दिखा देता हूं, हमें क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए है, तो प्रारंभ में चीनी के मूल्य की प्रति किलोग्राम क्या था, बताइए। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं बहुत जल्दी। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगी। चलिए तो अब हमारी मतलब समीकरण क्या जमाएंगे, हल में आ जाएंगे। अपने समीकरण जमाने के लिए हम लिखेंगे हल, माना प्रारंभ में
चीनी का मूल्य x था। चलिए, माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था, क्योंकि देखो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 32 रुपए है। तो प्रारंभ में जब x था तो x पे कितना हुआ, 25% बढ़ा ना, तो हम लिखेंगे, हम देखिए प्रश्न अनुसार क्या हो गया भाई, देखिए x पे 25% चीनी बढ़ गई, 25%, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था, 32 रुपए। ये हो गया, ठीक है। मतलब 25% इसी पुराने पे हमने 25% को बढ़ा दिया, तो चीनी का मूल्य कितना हो गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपए है। तो देखो पुराने रेट में 25% को बढ़ाया तो चीनी का मूल्य 32 रुपए हो गया। आया कॉन्सेप्ट समझ में। चलिए आप क्या करेंगे, x प्लस x है ना, यहां पे लिखेंगे 25/100 बराबर 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहां जाएगा x प्लस x/4 बराबर 32। अब ये 4 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, वही एलसीएम 4 का गुणा यहां कर लीजिए, तो ये जाएगा 4x प्लस x/4 बराबर 32। ठीक है ना, ये हो गया। आप क्या करेंगे, 5x हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 5x/4 बराबर 32। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 32 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 32 गुणा 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 128/5। ये हो गया। अब हम कर देते हैं भाग, तो 128 और 5 को 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 8 डाल लेंगे, 5 25, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, 25 रुपए 6 पैसे। तो यहां पर जो चीनी का जो मूल्य आ गया वो हमारे सामने निकल के आ गया कि भाई ये है चीनी का मूल्य। मतलब हम लिखेंगे जो है प्रारंभ में चीनी का जो मूल्य था वो कितना था, 25 रुपए और कुछ पैसे, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा कि भाई x रुपए जब चीनी का मूल्य था तो x पे 25% बढ़ा, तो यहां पर हमने x पे 25% बढ़ाया और 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपए था, है ना, मतलब है। तो आप क्या करेंगे, 25/100, क्योंकि प्रतिशत ने नीचे 100 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 को 100, तो ये जो 4 है ये इसका प्लस गुणा यहां हो जाएगा, तो 4x प्लस x बराबर x/4 है ना। तो 5 और ये 4 और 1 हो गया 5, और 4 को उधर भेज दिया, तो 32 से हमने 4 को गुणा कर दिया, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 5x बराबर 128, 5 से हमने भाग दे दिया, तो 25 दशमलव कितना आ गया, है ना, 5 दूनी 10, 0 आ गया, और 5 25, तो 25.6 यहां पर चीनी का मूल्य आ गया। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कमलों का मूल्य 60 रुपए है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए तथा एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को समझना। देखिए 2 विभिन्न कलमें हैं, कलम मतलब एक 35 कलमों का एक कुल मूल्य 60 रुपए। अब ये 35 कलम है, इसके अंदर नई कलम भी है, मतलब इसके अंदर क्या है, महंगी कलम भी है और पुरानी कलम भी है, तो कुल कलमें कितने हैं, 35। ठीक है ना। अब उसके बाद जिनका मूल्य 60 रुपए, ठीक है, यदि सस्ती कलमों का मूल्य 1 रुपए 50 पैसे है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना, हल पे आते हैं। माना महंगी कलमें खरीदी गई, महंगी कलमें खरीदी गई, कितनी, x महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, सस्ती कलमें, तो कुल कलमें कितनी थी, देखो
कुल थी हमारे पास, देखिए कितनी थी, ध्यान से समझना, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपए है, तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो चलिए सबसे पहले सस्ती कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, सस्ती कलमों का मूल्य, तो देखिए इस 35 में से महंगी कलम को माइनस कर दूंगा, कुल टोटल में से जो महंगी कलम है उसको माइनस कर दूंगा तो सस्ती कलम निकल जाएगी। चलिए अब करते हैं प्रश्न अनुसार, क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, है ना, यहां पे आएगा महंगी कलम प्लस सस्ती कलम, है ना, महंगी कलम सस्ती कलम, और कितना है कुल मूल्य 60 रुपए, ठीक है ना। अब देखिए महंगी कलम जो थी वो x थी, जिसका मूल्य कितना था, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए था, और सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपए 50 पैसे था, तो ये सस्ती कलम है। आया कॉन्सेप्ट समझ में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो क्या हुआ, महंगी कलम को मान लिया x, कुल टोटल कलम कितनी थी 35, तो 35 में से महंगी कलम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सस्ती कलम निकल जाएगी। तो देखो महंगी कलम कितने की थी, 2 रुपए की, और सस्ती कलम कितनी थी, 1.5 रुपए की, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो टोटल कलम निकल जाएंगी ना। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट में बढ़ा देता हूं, हो सकता है पॉइंट नहीं दिख रहा हो। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर 2x तो ऐसा कैसा लिखेंगे, अब देखिए मैं आपको इसका मल्टीप्लाई करना बताता हूं, यहां है, यहां देखिए यहां पे 1.50 गुणा में 35, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 2 0 बढ़ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचेगा 35 गुणा 15 और बटे में 10, ठीक है ना, बटे में 10 बचेगा। अच्छे से समझ लीजिए कि ये होता कैसे, ठीक है ना। अब देखिए 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 तिया 45, 46 47 48 49 50 51 52, कितना आया 52। अब देखिए नीचे 10 है तो एक पॉइंट छोड़ के आप लगा दीजिए 52.5, तो कितना आ जाएगा 52.5 माइनस 1.50x बराबर 60, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और बाकी जो चीजें हैं उसको उधर भेज देंगे। तो चलिए यहां कितना हो जाएगा 2x माइनस 1.50x, और ये हो जाएगा 60 माइनस 52.5, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहां पे माइनस करेंगे तो देखिए 2 वहां पे बड़ा है और 1.50 छोटा है, तो यहां पर 2 बड़ा है तो ये हो जाएगा 2.0 और यहां पे आ जाएगा 1.5, तो 10 में से 5 गया 5 बता, तो यहां पर बचेगा 0.5, तो 0.5x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पे 60.0 और यहां पे 5 और 5 और 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहां हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7.5 और 0.5, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों में एक एक संख्या के बाद पॉइंट है, मतलब यहां पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 75/5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, तो x बराबर हो गया 15, क्योंकि 15 पंजे 75 होता है, तो x बराबर 15 हो गया। तो भाई महंगी कलम कितने में खरीदी गई, महंगी कलम 15 रुपए में खरीदी गई, तथा सस्ती कलम तो यहां पर हो जाएगा 35 माइनस 15,
35 माइनस 15, तो 10 में से 0 से 0 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 20। ठीक है, तो देखो 20 और 15 दोनों कितने में खरीदी गई? 35 में, और यहां पर महंगी कलम में 15 और सस्ती कलम में 20 रुपए में। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन जो था वो बहुत आसानी से हमने खत्म किया, और क्वेश्चन के अंदर हमने लॉजिक को समझा और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में हैं, तो उनके तीनों कोणों ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज जो होता है, तो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। ठीक है, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। ठीक है, तो ये त्रिभुज के मुझे तीनों कोण निकालना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोण चाहे कितने कितने के भी हों, पर उनका योग 180 होता है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, आप लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x, 3x व 5x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A, ये B और ये C। तो ये 2x, ये 2x, ये 3x और ये 5x। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है ना। चलिए, तो ये एंगल ए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10x बराबर कितना हो गया? 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटा 10। ठीक है, तो यहां पे 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है ना, तो अब हम निकालेंगे एंगल A बराबर, एंगल A बराबर कितना था? 2x, मतलब 2 इंटू 18, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 डिग्री, एक कोण ये हो गया। कोण B बराबर कितना है? कोण B बराबर है 3x, तो 3 गुणा 18, तो 18 तिया 54, तो हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है ना, और एंगल C, कोण C बराबर कितना था? 5x, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18, 18 पंजे 90। तो ये तीनों कोण आ गए त्रिभुज के, जो कि हमने निकाल लिए, जो कि बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन था। हमें यह पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब तीनों कोण जो हो जाएंगे वो 2x, 3x और 5x। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180, तो 10x बराबर हो गया यहाँ पर 18 डिग्री। अब 18 में हमने तीनों का x में गुणा कर दिया, तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 पंजे 90। हम तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा 180 टोटल आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं। ठीक है ना, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के 160 सिक्के हैं, पर मुझे यह नहीं पता उन सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है ना, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, मतलब 1 रुपए के कुल सिक्के होंगे, 2 रुपए के कुल सिक्के होंगे और 5 रुपए के कुल सिक्के होंगे, जिनकी जो कुल सिक्के वो 160 है। ठीक है ना, अब उसके बाद मान के चलिए जैसे 1 रुपए के हो गए 100 सिक्के, 2 रुपए के हो गए 30 सिक्के और 5 रुपए के भी हो गए 30 सिक्के। एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं,
तो अगर मैं तीनों को प्लस करूंगा तो तीनों का योग कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। मतलब मैंने एक अंदाजा बताया है कि 1 रुपए के 100 सिक्के होंगे, 2 रुपए के 30 सिक्के होंगे और 5 रुपए के 160 सिक्के होंगे। मतलब 30 सिक्के होंगे तो टोटल योग हो गया 160, ठीक है ना, जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। मतलब ये 160 जो सिक्के हैं, अगर मैं इनको बताऊं कि भाई, अगर मैं इनका टोटल करूं कि भाई मतलब मैं बताऊं कि भाई ये तो सिक्कों की संख्या है, आई बात समझ में, लेकिन अगर मैं रुपए को काउंट करूं, है ना, तो उनका जो कुल रुपए हो रहे हैं वो 300 रुपए हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब क्या बोला है, यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लिखेंगे हल। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, हम लिखेंगे माना प्रत्येक प्रकार के, या एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन यहां पर दी हुई है कि यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब 2 रुपए के सिक्के ज्यादा हैं, तो 5 रुपए के काम में लिखेंगे माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है, x है। तो क्या लिखा है, तब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या लिखी हुई है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो जाएगी, मतलब तिगुनी, ये हो गया, ठीक है। तो देखो 5 रुपए होगा, 2 रुपए हो गए, तो हम लिखेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो देखो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितने कैसे निकालेंगे, हमें तो इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें यहां दिया है 160, सबका टोटल जो है वो 160 है। तो 160 में से मैं क्या करूंगा, 160 में से मैं ये 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को प्लस कर दूंगा। मतलब 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को प्लस करके मैं 160 से माइनस कर दूंगा, तो 1 रुपए के सिक्के की निकल जाएगी। तो 160 माइनस 4x, ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई। अब देखिए, अब सबका टोटल, मतलब 1 रुपए के सिक्के प्लस 2 रुपए के सिक्के प्लस 5 रुपए के सिक्के, बराबर कितने थे, 300 रुपए, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 160 माइनस 4x, और कितने सिक्के थे, 1, प्लस 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 2 इंटू 3x, और 5 रुपए की संख्या मतलब 5x बराबर 300, ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 6 और 5 11, और 11 में से 4 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें आप पहले इतना लिख लीजिए, और लिखने के बाद फिर हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 और 5 11, और 11 में से 4 जाएंगे, तो 11 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा 7x, और जो 160 है उसको 300 के इधर ले जाएंगे, तो 300 माइनस 160। हमने क्या करा, हमने देखिए 6 और 5 11, और 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 160 को 300 से माइनस कर देंगे। तो जब 160 को जब 300 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहां हो गया 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 140। तो x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया 20 रुपए। कितना आ गया, 20 रुपए। तो चलिए अब यहां पर हम बताएंगे कि भाई यहां पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5 रुपए के सिक्के थे 20,
है ना, 2 रुपए के सिक्के की संख्या जो आ जाएगी वो भी आ जाएगी, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वो भी निकल जाएगी। मतलब हमें क्या बताना था, प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने थे, तो 5 रुपए के सिक्के उसके पास 20 थे, है ना। 5 रुपए के सिक्के, आप ऐसा लिख लो, 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 20, क्योंकि हमने इसको ऐसा माना था, है ना। और 2 रुपए के सिक्के कितने थे, यहां से देखिए, तो 20 इंटू 3 तो 60, और 1 रुपए के जो सिक्के थे, देखिए वो हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20, तो हो जाएगा 160 और 4 दूनी 8, तो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो तीनों 8 और 6 14, मतलब यहां पर जो तीनों प्रकार के जो सिक्के आ जाएंगे उनकी संख्या निकल जाएगी। तो देखो 8 यहां पर हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 20 160, तो यहां पर सबकी संख्या निकल गई। और हम लोगों ने यहां पर पता भी कर लिया कि 5 रुपए के 20 सिक्के थे, 2 रुपए के 60 सिक्के थे, और यहां पर 1 रुपए के 80 सिक्के थे। तो यहां पर वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और हमने देखा भी कि क्वेश्चन के अंदर किसके कितने कितने सिक्के थे। तो ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ी थोड़ी कुछ बीच में जो चीजें रहती हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दे देती है, बट हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें उनसे बहुत अच्छे से जानकारी लेकर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जो कि हमारा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है और अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज सॉल्व करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, पिता ने अपनी 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, ठीक है ना। मतलब पिता के पास संपत्ति थी और उसने अपने बच्चों को बंटवारा किया 1:2:3 के, और उसने अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, ठीक है ना। 1 लाख ही है, रख दिया। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से में क्या रुपए आया, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब इनको बांटने के अलावा उसके पास 1 लाख रुपए वो अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला, तो हम लिखेंगे माना जो पिता ने अपने संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा x 2x और 3x करता है, ठीक है ना। हम लिखेंगे माना पिता हल, माना पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने बच्चों के बीच x 2x व 3x में करता है। तब प्रश्न अनुसार तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x, और अपने पास कितने रखता है वो 1 लाख, तो 1 2 3 4 5, और उसके पास कितने रुपए हैं 2.5 लाख, तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 1 लाख को 2.5 लाख से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लो, 2 3 और 2 5 और 1 6, तो 6x बराबर ये हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 1 लाख, तो कर दीजिए। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। मतलब 2.5 लाख में से 1 लाख रुपए उसने अपने पास बचे, अब 1.5 लाख, अब 1.5 लाख को वो इन हिस्सों में बांटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बटा 6, ठीक है ना। ठीक है, अब 6 हो गया, अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 5 1 2 3 4 और हम करेंगे 6, तो 6 दूनी 12 आ गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ आ गया 3 और 1 0 ले लिया ये, और 6 पंजे 30, बचे 3 0, ठीक
ठीक है ना। तो यहां पर x बराबर आ गया 25,000, है ना, ये लिख लिया। अब 25,000 रुपए आ गया। अब संपत्ति का जो बंटवारा करेगा वो किस हिसाब से करेगा, अतः उसकी संपत्ति का बंटवारा, अतः संतानों में संपत्ति का बंटवारा, अतः संतानों में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होगा। तो पहले को तो मिल गया x बराबर कितना हो गया 25,000, दूसरे में कितना था 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और तीसरा कितना हो गया 3 इंटू 25, तो 25 दिया 75, एक को 25, दूसरे को 50 और तीसरे को 75। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो यहां पर, इन तीनों को प्लस करता हूं तो यहां पर, और 1 लाख को भी प्लस करता हूं तो यहां पर वो 2.5 लाख रुपए उसके पास पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक को 25,000, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 75,000। यहां पर संपत्ति का जो उसका बंटवारा हुआ वो इस तरह हुआ। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो 7वां, वो खत्म हो गया। और यहां पर देखा कि पिता ने अपने पास 1 लाख रुपए रख लिए और बच्चे को दे दिए 25,000, 50,000 और 75,000। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो खत्म हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, मतलब 11 के 3 गुणज क्या हो जाएंगे जो 11 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है ना। तो 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे माना 11 के 3 लगातार गुणज, है ना। तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 11, और तीसरा हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो 3 प्रश्न अनुसार योग पूछा है, गुणजों का योग। तो x प्लस एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 231, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3, 3x है तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 22 और 11 हो जाएगा 33 बराबर 231, ठीक है। अब इस 33 को हम लोग वहां भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 231 माइनस 33। अब 231 में से 33 को माइनस करते हैं तो 231 और 33, 11 में से 3 गया कितना बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, यहां हो गया 2, ठीक है, यहां हो गया 2। तो 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बच गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 9 10 11। देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो देखिए 11 में से 3 घटाया तो 8 आ गया, क्योंकि 8 और 3 11 होता है। तो यहां हो गया 3, यहां मतलब 1 कम हो गया तो 2, तो यहां हो गया कितना 12, 12 फिर 1 कैरी करेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, और यहां बचेगा 1, 198, ठीक है, कितना बचेगा 198। तो 3x बराबर हो जाएगा 198। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, चलिए x बराबर हो जाएगा 198 बटा 3, 198 बटा 3। तो 198 को हम भाग दे देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1 आया, फिर 3 छंग 18, तो x बराबर हो जाएगा 66। तो चलिए 11 के 3 गुणज निकालने थे, तो पहला निकल गया, पहला गुणज, निकल गया 66, दूसरा निकल जाएगा 66 प्लस 11 तो बनाएगा 77, और तीसरा हो जाएगा हमारा 66 प्लस 22 तो हो जाएगा 88।
तो ये 11 के 3 गुणज निकल के आ गए जो कि आपके सामने थे, जो कि बहुत इजी था क्वेश्चन को सॉल्व करना। और 11 के जो 3 गुणज मतलब जो 11 के पहाड़े में आते हैं, तो 66, 77 और 88, तो यहां पर 11 के तीनों गुणज आ गए, जो कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 8वां यहां पर हमारा हो गया खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। ठीक है, यदि 100 विद्यार्थियों के बीच 120 कलम दिए जाएं तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी महाविद्यालय है तो उस महाविद्यालय में एक आयोजित मेले में जो विजेता विद्यार्थी हैं उनको 2-2 कलम दी जा रही है, और विजेताओं को छोड़कर जो विद्यार्थी हैं उनको कितनी कलम दी जा रही है? 1 कलम दी जा रही है। ठीक है ना। अब यदि 100 विद्यार्थियों के बीच, अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100, तो 100 छात्रों के बीच 120 कलम दी जाए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? हमें विजेताओं की संख्या निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम हल पे आते हैं और लिखते हैं, माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या है ना x है, माना विजेताओं की संख्या x है। और फिर उसके बाद देखो, जब विजेताओं की संख्या x हो गई है ना, जब विजेताओं की संख्या x हो गई तो यहां पर क्या हो गया? विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी है ना, तो हम लिखेंगे विजेता को छोड़कर, विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी, शेष प्रतिभागी। अब देखिए शेष प्रतिभागी कैसे होंगे? कुल विद्यार्थी, कुल छात्र कितने थे? 100। तो हम क्या करेंगे? 100 में से जो विजेता थे उनको हमने माइनस कर देंगे। मतलब जो 100 विद्यार्थी थे, अगर उसमें से विजेता माइनस हो जाएंगे तो उसमें से कितने निकल जाएंगे? शेष प्रतिभागी निकल जाएंगे। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि भाई विजेताओं को कलम बांटी, वो कितनी हो जाएगी? 2x, और जो शेष प्रतिभागियों को कलम बांटी वो हो जाएगा 1। तो चलिए हम लोग यहां पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। तो यहां पर लिखेंगे विजेता प्लस, है ना, शेष प्रतिभागी और उनको कितनी कलम बांटी? कुल कलम कितनी बांटी? 20। ठीक है ना, 20 कलम बांटी, 120 कलम बांटी। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर विजेता कितने थे? x। तो विजेता जो थे उनको कितनी कलम बांटी थी? 2-2 कलम, ये लिख दिया मैंने 2। उसके बाद जो शेष प्रतिभागी थे उनको कितनी कलम बांटी? 1। तो यहां पर हो जाएगा 1 गुणा में 100 माइनस x और टोटल 120 कलम। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए ये विजेता x, शेष प्रतिभागी, और उसके बाद उनको कलम कितनी बांटी? 120। अब उसके बाद यहां पर जो विजेता थे उनको कितनी कलम बांटी? 2-2 कलम। तो विजेता के पास 2-2 कलम, शेष प्रतिभागी उनको 1-1 कलम, और टोटल कलम कितनी बांटी? 120। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहां पर 2x और यहां पे x है, तो 2x में से x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2x में से x को माइनस करेंगे तो x बचेगा। ठीक है, और यहां पर जो 100 है उसको उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 120 माइनस 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर कितना हो गया? 20। तो 20 हमारा क्या था? विजेताओं की संख्या। ठीक है ना, 20 क्या हो गई? विजेताओं की संख्या। तो हम लिखेंगे अतः विजेताओं की संख्या, हम यहां लिख लेते हैं अतः विजेताओं की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, तो शेष प्रतिभागी अगर मुझे निकालना हो तो शेष प्रतिभागी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आप यहां से शेष प्रतिभागी भी निकाल सकते हैं, शेष प्रतिभागी। तो यहां से आप शेष प्रतिभागी निकालोगे
तो ये देखिए यहां पे हो जाएगा 100 माइनस 20, तो कितने हो जाएंगे 80। तो कुल प्रतिभागी हो जाएंगे 100, जिसमें से 20 विजेता और 80 कितने हो जाएंगे शेष प्रतिभागी। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किया, और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था वो मेन बात हमने यहां पर डिस्कस करी, और उसके बाद बहुत आसान और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखा आप लोगों ने, बस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र से तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 57 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात मैं आपको कभी भी बता दूं कि आप लोग कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उम्र वाले, तो ध्यान रखना हमेशा जो पुत्र होता है वो पिता से छोटा होता है, या जो पिताजी होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हमेशा कभी भी रवि के जो पिताजी की वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र की तिगुनी है, तो जो छोटा होगा ना रवि, उसको हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल पे, हल लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x। माना रवि की वर्तमान आयु x, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, या रवि के पिताजी की आयु। तो रवि के पिताजी की आयु, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आयु में, कि तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये रवि के पिताजी की आयु हो गई तिगुने से 5 वर्ष अधिक, तिगुने से 5 वर्ष अधिक रवि के पिताजी की आयु हो गई, ठीक है ना। तो अब लिखा है 5 वर्ष बाद उम्रों का योग, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 प्लस 3x + 5 देन +5। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का जो योग है वो कितना है, 57 वर्ष होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 47, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये देखिए ये x और ये x, तो ये हो जाएगा 4x, और ये 5 और 10 15 बराबर ये हो जाएगा 47। अब 15 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 47 माइनस 15, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए यहां पर x और 3x मिला के हो गए 4x, और 47 मतलब 10 और 5 15 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है 47 में से 15 को माइनस करने की। तो 7 में से 5 गए 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, कितना आ गया 32। तो 4x बराबर कितना हो गया 32। तो x बराबर कितना हो गया 32/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे है ना 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32। तो x बराबर कितना हो गया 8 वर्ष, ठीक है ना। तो अब हमने जो x मानी थी वो रवि की वर्तमान आयु मानी थी, तो हम लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु 8 वर्ष, ठीक है। और अगर हम पिताजी की बात करें तो पिता की वर्तमान आयु, तो यहां पे जो पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर जो लिखा है ना 3 × 8 + 5, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर x की जगह मान रख दिया, तो 8 तिया 24, और 24 और 5 25 26 27 28 29, तो कितना हो जाएगा 29 वर्ष, ठीक है ना। यहां पे वर्ष में यहां पे लिख देता हूं वर्ष। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है
वो पूरा खत्म हो जाता है। और हम लोगों ने ये हमारी 2 जो 2 प्रश्नावली है, तो हमारे अध्याय 2 की ये भी खत्म होती है, और जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। तो देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन को अगर समझ जाएं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें पूछी है, तो हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हमारे वीडियो देखते रहना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे तभी तो आप लोग अपने डाउट निकालोगे। तो आप अपने डाउट पूछते रहिए, बस आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।